आज हम लोग भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो कि निबंध है, यह रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह रचना निबंध के रूप में लिखित है। वह लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। नालंदा बुद्ध के समय में ज्ञान, कला, शिल्प व साहित्य का एक प्रमुख केंद्र था। एशिया महाद्वीप में नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा उत्कृष्ट और वैभवशाली शिक्षा का केंद्र कहीं नहीं था। अतः पूरे एशिया महाद्वीप से यहाँ छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। लगभग 600 वर्ष तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र मतलब आत्मा का जो केंद्र था वह था। यहाँ के छात्रों में चीन, तिब्बत से क्रमशः फाहियान, यूं, वांग चौंग, लामा, तारानाथ आदि थे, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में नालंदा विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता का बड़ा ही निबंध के रूप में बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के पार तक फैली थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और कहाँ अवस्थित थी? तो हम लिखेंगे फिर से वही बात, प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके निबंध के रूप में लिखित है। वह लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम गिरिध्वज या राजगृह नाम से स्थानित में था। यह पांचों पर्वतों के मध्य में अवस्थित था। तीसरा क्वेश्चन आपका है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो हम लिखेंगे, बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों और आम्रवन था। इसी ग्राम में एक धनी व्यापारी लेप ने धन्य धान, शैया, आसन, रथ, स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बना। क्या बना? शिष्य बना। चौथा है आपका, महावीर और मेखलिपुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो किस उपग्राम में हुई थी उनकी भेंट हम जानेंगे। तो वह नालंदा में हुई थी। आगे है आपका, नालंदा में हुई थी। कहाँ भेंट हुई थी? महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षवास किया था? तो 14 वर्षों तक यहाँ पर वो रहे नालंदा में, और उनकी पावन धरती पर इतने वर्षों तक थे भी। आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन है, तारानाथ कौन थे? उन्हें नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? तो तारानाथ तिब्बत के विद्वानों और साहित्यों में लेखकों में एक
अभूतपूर्व नाम थे। उन्होंने नालंदा को सारीपुत को जन्मभूमि बताया है। उन्होंने क्या बताया है? सारीपुत का जन्मभूमि बताया है। एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो हम लिखेंगे एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ और हर्ष के काल में उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। आगे है फ्रांगन कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? तो फ्रांग एक चीनी यात्री थे। वे 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। आगे है आपका हर्ष के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया तथा उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हम लिखेंगे हर्षवर्धन के समय हेनसोंग या युआन चोंग नामक चीनी यात्री भारत आया। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के उस प्रकाष्ठा पर स्थित था जहां दूसरा कोई विद्यालय अवस्थित नहीं था। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया। तो नालंदा के नाम के ऊपर चीनी यात्री युआन चोंग ने जातक कहानी के आधार पर यह बताया कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म से उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति होती थी। न ऑल दो जो उनकी जो तृप्ति होती थी वहीं से होती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। वह आरंभिक 500 व्यापारियों के दान से हुआ जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान दिया। यद्धवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण कीजिए। ये जो 12वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है। 8वीं शताब्दी में यशोवर्म के शिलालेख से नालंदा का बड़ा ही भव्य और बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ के बिहारों में पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते हैं। इनके विचारों और नीले जल से भरे तालाब जिनमें सुमरते हैं लाल कमल तैरते हैं। बीच बीच में सघन आमों के वृक्षों की छाया यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य कला को बड़ा ही मार्मिक रूप से प्रदर्शित करता है। इनमें अनेक प्रकार के सुंदर मूर्ति थी। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसने इस वर्णन की सच्चाई प्रकट की है। आगे है आपका नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में किन किन राज्यों की भागीदारी थी। तो नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में आज के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है इतिंगसंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो इतिसिंह चीनी यात्री था। उसने नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी। उसने बताया कि नालंदा के विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्व धरोहर और आचार्य विद्वानों को निश्चित कर देने वाला वह प्रांगण जिसमें वह रहते थे और भूमि भवनों में दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यायाम के साथ
200 गांव से आया अक्षत निधि के रूप में समर्पित किया जाता था। उसके आगे है आपका नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। नालंदा में यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका। तो नालंदा में जो शिक्षा थी वह शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान, हेतु विद्या, तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बातों को परख सके। चौथा है आपका तीसरा चिकित्सा विद्या, जिसमें सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रहे और दूसरों को भी निरोग रखे। उसके बाद है शिल्प विद्या, जिसमें व्यापारी और आर्थिक जीवन को स्वतंत्रता दे। और अंतिम है दर्शन शास्त्र। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से भारत का पुरांत विद्यापीठ नालंदा के प्रश्न उत्तर के रूप में देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।